नल जल का काम मैंने एक तरह से समझिए कि लूट खसोट का योजना बन के रह गया। और ये लूट खसोट कौन किया सर? नगर परिषद के लोग किए, यहाँ के चेयरमैन किए और उनके मातहत जो संवेदक थे सो किए जी। तो 24 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी इस शहर को नल का जल नसीब नहीं हो रहा। यह एक बड़ा घोटाला है। इस शहर के लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि 24 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है जनता जज न्यूज चैनल पे। और इस पॉडकास्ट में आज के हमारे अतिथि हैं पंकज सिंह राणा जी, जो कि हम पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ पूर्व प्रत्याशी नगर सभापति के हैं ये। अब आज हम इन्हीं से गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आपके बीच पंकज सिंह राणा जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जनता जज चैनल को आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस लायक मुझे समझा और इस कार्यक्रम में बुलाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद सवालों का जखीरा शुरू होता है पंकज जी के लिए। सबसे पहले आपसे प्रश्न है सर कि आप नगर परिषद का चुनाव लड़े थे। जी, लड़ा था। फिर आप कहाँ कमी रह गई कि इस चुनाव को हार गए? देखिए, राजनीति में आदमी लंबे समय से है। चुनाव पहली बार लड़ा गया और चुनाव पहला चुनाव था, इसलिए कुछ अनुभव की कमी थी, कुछ अपनी बात लोगों को समझाने में कमी रह गई और चूंकि बहुत अधिक प्रत्याशी भी थे, इसलिए जो चेयरमैन के विरोध में वोट था वह वोट विभाजित भी हुआ। जो विपक्ष में उनका वोट पड़ा वह वोट काफी हद तक विभाजित भी हुआ। तो यह सभी कारण थे चुनाव हारने के मेरे समझ से। चलिए ठीक, आपने तो डिफेंड किया। जी। आप छात्र जीवन से राजनीति में हैं। जी। आप एबीवीपी में थे। जी। तो 2001 ईस्वी में जी। आपके बारे में पता चला है कि 2001 ईस्वी में विनय जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वहां आप लोग का टारगेट था कि अयोध्या में जाके 5 लाख दिए जलाएं। और आप लोगों के साथ सब लोग लगभग 150 लोगों की टीम थी। लेकिन आप लोग इस मिशन में नाकामयाब हुए। आखिर क्या रीजन हुआ? ये घटना क्या है, जरा बताएं प्लीज। काफी जानकारी आपने जुटाई है। हम लोग 2000 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा गया और 2000 से विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रूप से काम आदमी करता रहा। और 2001 में एक विनय राय जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं। अयोध्या आंदोलन में मुझे लगता है कि 40 लोगों पे जो मुकदमा चल रहा था, बाबरी ढांचा गिराने का जो मुकदमा चल रहा था, उसमें एक गोपालगंज से विनय राय जी थे। तो विनय राय जी के संपर्क में हम लोग थे और उनके द्वारा बताया गया कि विहिप का एक कार्यक्रम है 2001 में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले 5 लाख दीप प्रज्वलित करना है। और उस कार्य के लिए हम लोगों को कहे कि आप लोगों को भी चलना है, तो हम लोग भी उनके साथ गए। और आपको बता दें कि बड़ा रोचक वाकया रहा कि हम लोग यहाँ से गए बलिया रेलवे स्टेशन पर हम लोगों की गिरफ्तारी हुई जी। और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, सपा की, और केंद्र में एनडीए की सरकार थी। लेकिन बलिया रेलवे स्टेशन पर वहाँ के जिला प्रशासन ने लगभग मुझे लगता है कि 200 विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। और हम लोग गोपालगंज से 150 लगभग सब लोग होंगे। और विनय राय जी थे, हमारे एक जिले के अच्छे संवेदक हैं, बड़े भाई भी हैं राणा प्रताप जी। वो राजनीति में लाने का श्रेय मुझे उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले विद्यार्थी परिषद से मुझे जोड़ा। वो थे, एक मृत्युंजय जी थे, प्रदीप जी थे, तमाम लोग थे, संदीप जी थे। उसमें से कुछ लोग सरकारी नौकरी में चले गए, कुछ लोग बिजनेस व्यवसाय में हैं। तो सब लोग हम लोग गए तो बलिया स्टेशन पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और बलिया पुलिस लाइन में हम लोगों को ले जाके रखा गया।
सुबह जब हम लोग सो के उठे तो देखे कि कोई पुलिस वाला नहीं था, तो हम लोग बलिया पुलिस लाइन से वहाँ से भाग गए या निकल गए, जो आप कहिए। तो फिर हम लोग बनारस पहुँचे। बनारस से हम लोग फिर अयोध्या की ट्रेन पकड़े और अकबरपुर स्टेशन पर पुनः रात में हम सभी लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और ले आके मऊ सेंट्रल जेल में, जीवन में पहली बार हमने जेल देखा, उस पर लिखा हुआ था कि सेंट्रल जेल मऊ, जेल हम लोग गए। और उसमें भी एक रोचक वाकया था कि एक अमित जी हम लोगों के साथ थे, तो जो पुलिस द्वारा लिस्ट बनाया गया था उसमें उनका नाम छूट गया था। पहली बार एक आदमी इसलिए रो रहा था उनका कि नाम हम भी, छूट गया। हाँ, नाम छूट गया है, हम भी जेल जाएंगे क्योंकि हम लोग साथे हैं। तो फिर वो वहाँ जो एक नागेंद्र सिंह जेलर थे, उन्होंने फिर उनका नाम ऐड किया और वो भी हम लोगों के साथ जेल गए। 3 दिन हम लोग जेल में रहे और जेल के बाद पुनः जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो 3 दिन बाद हम लोगों को मऊ स्टेशन पर पहुंचाया गया। वहां से ट्रेन पकड़ के हम लोग घर चले आए। हम लोग उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन उस आंदोलन में जाने का प्रयास जरूर किए थे। यानी कि छात्र जीवन से ही आप उत्पाती आदमी रहे हैं। उत्पाती आदमी नहीं रहे हैं, ये एक संगठन का कार्यक्रम था और शांतिपूर्ण कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुझे हिस्सा लेना था, कोई उत्पात का कार्यक्रम नहीं। नहीं, चलिए ठीक, मतलब एग्रेसिव थे। एक बार आप सांप्रदायिकता को लेके आपको जेल हुई थी, क्या रीजन था कि आप को जेल तक जाना पड़ा? प्रश्न पूछे हैं, बढ़िया किए हैं। 2016 में यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन हर साल होता है और उस बार भी हो रहा था, और कुछ लोग जो राजद और उसके पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग दुर्गा पूजा में खलल डालने का प्रयास करना चाह रहे थे और हम लोग चाह रहे थे कि शहर में शांतिपूर्ण और भव्य तरीका से दुर्गा पूजा हो, और इसी को लेकर रस्साकसी चल रही थी। विसर्जन के क्रम में कुछ उपद्रवी तत्व दुर्गा पूजा के विसर्जन पर पथराव किए, जिसके कारण वहां विवाद उत्पन्न हो गया। और चूंकि हम लोग दुर्गा पूजा के विसर्जन में शामिल थे और आयोजन समिति में थे, इसलिए प्रशासन को लगा कि नहीं, इन लोगों को उठाइए, इन लोगों को केस करिए और इन लोगों को जेल भेज दीजिए। तो केस हुआ और जेल हम लोग गए। न कोई सांप्रदायिक दंगा भड़काने में हम लोग थे, ना कहीं माहौल बिगाड़ने में थे। हम लोग अपने इष्ट देवता के विसर्जन में थे और शांतिपूर्ण ढंग से थे। प्रशासन की नाकामी के चलते वह दंगा हुआ और माहौल बिगड़ा। माहौल बिगड़ने का आरोप डायरेक्ट प्रशासन पे लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में जहाँ विसर्जन हो रहा था वहाँ यदि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में रहता तो जो लोग पत्थर चला रहे थे उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते, चलिए कहीं दंगा नहीं होता। अगला प्रश्न है सर से, सोशल मीडिया पर जो लोग नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उनके प्रति आपका क्या क्या कहना है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश कुछ नहीं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति अपनी बात बेबाकी से रख सकता है और आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र भी हैं, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं लिखा जाए जिससे किसी के भावना को ठेस पहुंचे। हाँ, हम अपना विचार लिख सकते हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से आग्रह होगा कि निश्चित रूप से अपने विचार को एक संयमित भाषा में और जो आपत्तिजनक न हो प्रशासन के नजर में भी और सभ्य समाज के नजर में भी, वही पोस्ट होना चाहिए। पंकज जी, आपसे पूछना है और मैं नहीं, पूरी जनता जानना चाहती है कि सांप्रदायिकता पर तो आपने बताया कि सोशल मीडिया पर जो लोग ये पोस्ट करते हैं वो लोग गलत हैं, जो गलत पोस्ट करते हैं जिससे किसी की भावना आहत होती है वो अगर पोस्ट करते हैं तो वो गलत हैं। चलिए, इसके लिए धन्यवाद, आपकी अच्छी सोच है। एक और मसला बहुत उठता है देश में, एक और गांधी जी अच्छे थे, दूसरे ओर गोडसे के भी फैन हैं। अब आप हमको ये बताइए कि गांधी जी के समर्थक होना बेहतर है कि गोडसे के समर्थक होना बेहतर है? देखिए, हर आदमी अपने हिसाब से अपना आदर्श चुनता है और हर विचारधारा के लोग इस देश में हैं और सदियों से इस देश में सभी विचारधारा के लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं
और अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं। अब हम किसी पर नहीं थोप सकते हैं कि आप किसको अपना आदर्श मानते हैं। दोनों की जीवनी आप पढ़िएगा तो गांधी जी की जीवनी पढ़िएगा तो भारत से लेकर अफ्रीका तक गांधी आज भी प्रासंगिक हैं और उस समय भी प्रासंगिक रहे हैं। अब आप जब गोडसे जी की जीवनी पढ़िएगा तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिल्कुल। कि गोडसे जी का कोई जमीन का झगड़ा था, गांधी जी कोई उनसे पैसा लिए थे, या कोई निजी दुश्मनी था या पटदारी का झगड़ा था जो उनको वो गांधी जी का हत्या किया? जी जी। तो ये कहना है मेरा कि पूछना है वो हाँ बिल्कुल पूछा जाए तो बताए ना। हाँ 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 तो सबसे पहले है कि गांधी जी से उनका कोई निजी दुश्मनी नहीं था। हाँ उनको न घर का न किसी न जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था। लेकिन एक तथ्य है, गांधी गोडसे ने मारा, यहाँ तथ्य है, लेकिन गोडसे ने क्यों मारा इसके भी पीछे तथ्य है। केवल गोडसे नहीं थे, उनके पीछे और भी लोग थे, जैसे कि वीर सावरकर वगैरह, इन लोगों का एक टीम था। ये नहीं मैं भी जानता हूँ, इसलिए वीर सावरकर वगैरह सब लोग की टीम गांधी जी को नहीं नहीं गांधी जी को यहाँ आपके बात को हम काट रहे हैं कि वीर सावरकर जी काटने नहीं की देंगे। जीवनी आप पढ़ेंगे तो वीर सावरकर जी के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बाजाबता कमेटी बनाया था गांधी जी की हत्या की जांच के लिए, और उस कमेटी ने वीर सावरकर साहब को निर्दोष साबित किया था। इसलिए आपके इस बात से मैं सहमत नहीं, लेकिन ये बात बताए गांधी जी की जब हत्या हुई तो उस समय कई बार प्रयास किए गए थे। अंतिम बार में गोडसे ने उनकी हत्या की और प्रणाम भी किया उनको दुख हुआ इस बात से। लेकिन एक आदर्श कोई हो सकता, एक तलवार म्यान में एक ही तलवार रह सकता है। यदि हमारे मोदी जी जाके गांधी जी की समाधि पर अर्पण करते हैं सब कुछ, तो वो जब हमारा देश का प्रधानमंत्री जिस शख्स के आगे झुकता है वो तो सर्वमान्य है। अगर वो सही हैं तो गोडसे सही नहीं है, अगर गोडसे सही हैं तो गांधी जी सही नहीं है। आप किसको सही ठहराते हैं? एक ऑप्शन देना है। एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन ही देना है सर। अपने अपने क्षेत्र में देशभक्त थे और न इनके देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह है न उनके देशभक्ति पर। चलिए ठीक है, गांधी जी को जो गोली मारे गोडसे वो सही किए गलत किए? गोली मारे सो गलत किए। चलिए पंकज जी ने ये कहा कि गांधी जी ने को गोली मार के, राष्ट्रपिता गोली मार के गोडसे ने गलत ही किया। चलिए ठीक है। पंकज जी, आप अक्सर आवेदन लिख के हर विभाग में आप लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं जी। और हमेशा देखे हैं कि आपके साथ आपकी एक्टिव टीम रहती है। फिर हमने ये देखा कि आपसे एक प्रश्न उठाना चाहिए कि बूढ़े लोगों से उनकी बुढ़ापा न छीनी जाए। बूढ़े लोगों की बुढ़ापा उनकी पेंशन होती है और पेंशन को लेके पहले पेंशन, पुरानी पेंशन योजना के तहत जिनको पेंशन मिलता है, हम आज भी देखते हैं कि बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों को लोग उठा के ले आके बैंक में लेके जाते हैं और उनको पिस्ता बादाम खिलाते हैं। और वो इसलिए खिलाते हैं कि वो बूढ़े जो हैं वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी की तरह हैं। तो मतलब उस बहाने भी लोग उनकी सेवा करते थे ना। अब आज जब पेंशन खत्म हो गया है, अब उस बूढ़े बुजुर्गों का कोई अहमियत नहीं है। ऐसे परिस्थिति में एक से बढ़ के एक अनाथालय खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्या आप एप्लीकेशन लिख के अपनी सरकार को अवगत नहीं कराएंगे कि पुरानी पेंशन फिर से लागू होनी चाहिए? देखिए, हमारे दल में हम पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ जी, और आदरणीय जीताराम मांझी जी का सदैव रहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। अब चूंकि हम लोग एक गठबंधन दल के सदस्य हैं और गठबंधन में सभी दलों का अपना अपना संख्या बल है, संख्या बल के हिसाब से ही राजनीति में बात सुनी जाती है। तो हम लोग जिस संख्या बल में हैं, हम लोग मजबूती से अपनी बात उठाते हैं और यह है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर जीतन मांझी जी कुछ दिन और मुख्यमंत्री रहे रहते बिहार के, जी, तो निश्चित रूप से यह पुरानी पेंशन व्यवस्था उन्होंने कम से कम बिहार राज्य में बहाल कर दिया था। चलिए, वो रहते या नहीं रहते ये अलग प्रश्न है, लेकिन हमारा प्रश्न वर्तमान अध्यक्ष से है। वर्तमान अध्यक्ष यही कहेंगे आपसे कि इस विषय, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और हम लोग इस अपने पार्टी के फोरम पर भी इस बात को निश्चित रूप से मजबूती से उठाएंगे। आपका सुझाव आया है, यह स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं
इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा। गठबंधन में है आप, एनडीए गठबंधन में है, तो आपका भी दायित्व उतना ही है जितना बीजेपी का है। जी जी तो बिल्कुल। इस तरह आप, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वो एक अच्छी पार्टी है, तो इसके नाते अगर आप अपनी बातों को ऊपर उठाते हैं तो श्योर है कि इस पर ध्यान हाँ दिया बिल्कुल, जाएगा। लेकिन इस चीज में एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं कि सरकार ने पेंशन, पुरानी पेंशन व्यवस्था को तो बहाल नहीं किया है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए कुछ पेंशन व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो मुझे लगता है कि कुछ हद तक पुरानी पेंशन व्यवस्था का भरपाया हो पाएगा, लेकिन वो पुराने पेंशन व्यवस्था के रूप में नहीं है। वो हो जाए वो तो लॉलीपॉप की तरह है और सर, वो बेहतर लॉलीपॉप हो की जाएगा। तरह है। लॉलीपॉप नहीं है, लेकिन लॉलीपॉप ही है। और बेहतर हो जाएगा अगर पुराना। और बेहतर नहीं, पहले से तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन एक ना पहले वाला अगर हो जाए डूबते को तो तीन के वो जैसा और होगा। बेहतर हो जाएगा। डूबते को तीन। लेकिन सरकार ने कुछ इस सकारात्मक पहल किया है इस। जनता आपसे पूछना चाहती है और आपसे उम्मीद भी है, क्योंकि आप एप्लीकेशन लिखते हैं हमेशा और लोगों के काम को पूरा भी करवाते हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें भी ज्यादा है। ऐसे में एक मुद्दा और सासा मुसा हमारे बगल में है, वहां चीनी मिल चलता था जी। और चीनी मिल चलता था, सबसे लेटेस्ट में वही बंद हुआ है। वहां 42 करोड़ रुपया लोगों का फंसा हुआ है और चीनी मिल वाले ने चीनी मिल को चलाने से इनकार कर दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया, ये जिले का सबसे बड़ा समस्या है। समस्या ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, उस सरकार के लिए भी ये चुनौती का विषय है कि पहली बार नीतीश जी के राज में जैसे कारखाने लगने शुरू हुए। सुगौली चीनी मिल लालू जी के सरकार में बंद हुआ था, नीतीश जी आए तो उसको चालू कराया गया, वहाँ डिस्टिलरी फैक्ट्री भी लगा। रीगा मिल भी कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, उसे भी नीतीश जी ने चालू करवाया। पिछले साल से वहाँ भी पेराई शुरू हो गया है। इस परिस्थिति में सासा मूसा चीनी मिल बंद होना कलंक की तरह हाँ चुनौती है सरकार के लिए। तो चूंकि समस्या ये है कि सासा मूसा चीनी मिल निजी व्यक्ति का चीनी मिल है और निजी व्यक्ति के कंपनी में सरकार का सीधे बहुत कुछ हस्तक्षेप नहीं है, और इससे संबंधित दो विषय है। एक विषय ये है कि मजदूरों का पैसा बकाया है, दूसरा किसान का पैसा बकाया है। और कंपनी एक्ट में एक एलटीडी कोर्ट होता है जो कलकत्ता में है, इसका मैंने उत्तरी भारत और पूर्वी भारत का कोर्ट कलकत्ता में है, और उस कलकत्ता के कोर्ट में चीनी मिल ने अपना केस किए हुए हैं। और चूंकि बैंक में से ऋण है मिल को, तो बैंक भी अपना उसमें केस किए हैं, और किसान के प्रतिनिधि के रूप में बिहार सरकार का गन्ना विभाग भी उसमें पार्टी है। और वहाँ केस चल रहा है कि सबसे पहले किसानों का जो 42-43 करोड़ रुपया बकाया है वो भुगतान हो, दूसरा मजदूर का भुगतान हो, तीसरा जो बैंक का लायबिलिटी है वो मिले, और चौथा कि ये चीनी मिल चालू हो। तो मुझे लगता है कि पिछले महीने इस पर मिल ने लिख के दे दिया है कि हम चीनी मिल अब नहीं चलाना चाहते हैं। तो अब कोर्ट को यह निर्णय देना है कि ठीक है चीनी मिल नहीं चलेगा, तो अब मिल के संपत्ति को बेच के या कोई नया पार्टी इस मिल को चलाना चाहता है तो उसके जिम्मे लायबिलिटी फिक्स करके, और किसानों के पैसा का भुगतान हो, मजदूर का पैसा का भुगतान हो और मिल चले। क्या आपकी पार्टी इस मुद्दे को आगे उठाएगी? बिल्कुल। विधान सभा का जो पिछला सत्र था उसमें हम ही लोगों और किसानों के आग्रह पर यहाँ के स्थानीय विधान परिषद के सदस्य जो गप्पू बाबू हैं, इस विषय को प्रमुखता से उठाए थे, और उसमें सरकार का यही जवाब आया है जो मैंने आपको बताया है। और उस हिसाब से उम्मीद है कि पिछले अगले 3-4 महीने में गन्ना किसानों के किस पैसा का बकाया का भुगतान हो जाएगा, मजदूरों को भी पैसा मिलेगा। और चूंकि मिल निजी कंपनी है इसलिए वो चलेगा कि नहीं चलेगा वो अलग मत। हाँ, वो लंबा प्रोसेस। चलिए, कि केवल आप चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद का कि इसके प्रति भी कुछ करेंगे? यहाँ नल जल योजना के तहत नल है पर जल नहीं, और जहां शुद्ध पेयजल जगह जगह शहर में लगाए गए, वहां शुद्ध पेयजल का बोर्ड तो दिखाई दे रहा है, बैनर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ना नल दिखाई दे रहा है ना जल दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर तो पहले आपको मेरे समझ से, क्योंकि मैं यहाँ चुनाव लड़ा और मैं चुनाव हार गया, तो एक विपक्ष की भूमिका में मैं नगर परिषद में रहता हूँ और हूँ। नल जल के संबंध में मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार ने 24 करोड़ रुपया
इस नगर परिषद को पिछले 6 साल में 24 करोड़ जी 24 करोड़, मैं डाटा के साथ कह रहा हूँ उसका यानी प्रत्येक साल 4 करोड़। हाँ 24 करोड़ रुपया सरकार ने दिया कि इस शहर के लोगों को शुद्ध नल जल का पानी उपलब्ध हो सके। और सिर्फ 24 करोड़ जल योजना के हाँ लिए? नल जल के लिए गोपालगंज शहर में। और आपको आश्चर्य होगा कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक पटना के एक कंपनी को टेंडर मिला और वार्ड नंबर 11 से 28 तक विभिन्न संवेदकों को, छोटे छोटे संवेदकों को टेंडर दिया गया। नल जल का काम मैंने एक तरह से समझिए कि लूट खसोट का योजना बन के रह गया। और ये लूट खसोट कौन किया सर? नगर परिषद के लोग किए, यहाँ के चेयरमैन किए और उनके मातहत जो संवेदक थे सो किए। आपके चैनल के सामने मैं इस बात को संवेदक यानी ठेकेदार? बिल्कुल। और जो चेयरमैन थे, क्योंकि आप जब किसी संस्था के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, तो अगर लूट होता है तो यह आपकी जवाबदेही है, श्रेय आपको मिलता है तो उसका आरोप किस पर लगेगा? बेशक बेशक तो उन पर लगेगा जी। तो 24 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी इस शहर को नल का जल नसीब नहीं हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के लोगों को और जिले के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जब शहर में जाइए तो देखिए कि मटका में लिखा हुआ मिलेगा कि शुद्ध पेयजल जी, और कहीं कहीं चौराहा पर मटका में पानी रखा हुआ है। तो आप लोगों को भी पूछना चाहिए यहाँ के चेयरमैन से कि आपको इस शहर के लोगों ने वोट देकर चेयरमैन बनाया, तो 24 करोड़ जब नल जल पे सरकार का पैसा खर्च हुआ यहाँ पे, तो उस नल जल से ही शीतल जल की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका वह नल जल फेल है, उस पैसे का लूट खसोट किया गया है, तब न मटका में पानी रख के लोगों को शीतल जल पिलाने पर आपको मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब मजबूरी के तहत ये लोग लगाए इज्जत बचाने के लिए। इसलिए कि अगर नल से जल आ रहा होता तो मटका लगाने की क्या जरूरत थी? वहां नल लगाते और वहां लिख देते कि हाँ यहाँ नल से जो है शुद्ध पानी गिर रहा है, आप पीजिए। क्या बात, क्या बात। ये तो आप तो यह एक बड़ा घोटाला है। इस शहर के लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि 24 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैं लोक शिकायत इस संबंध में लोक शिकायत में गया तो लोक शिकायत ने भी इस पर विस्तृत जांच के लिए सरकार से अनुशंसा किया है। ठीक है, और इस पर जांच अभी होना बाकी है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि चूंकि जब उसमें बहस हो रही थी लोक शिकायत में, तो नगर परिषद द्वारा कहा गया कि नल का जल सब जगह चालू है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप बिजली ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, आप बिजली विभाग से मांगिए कि इस टंकी जहां से नल जल सप्लाई होना है, आपूर्ति होना है, और जहां मीटर लगा हुआ है, कितने का विपत्र 3 साल में उठा है। अगर पानी चला होगा, मोटर चला होगा तो बिजली का बिल आया होगा। नहीं तो नगर परिषद जो है वो अगले डेट में आया ही नहीं, और बाध्य होकर जो है लोक शिकायत। आपकी बातों से बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। बिल्कुल, मैंने यह एक समझिए कि 24 करोड़ का गोपालगंज शहर में नल जल के नाम पर घोटाला एक तरह से कहा जाए तो आप डायरेक्ट हरेंद्र चौधरी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। और यदि मैंने एक सामाजिक व्यक्ति अगर चेयरमैन रहता जनता की सेवा करने के भावना से, तो इस 24 करोड़ के घोटाले के बाद अपना पद छोड़ के भाग गया रहता। यानी कि आपकी नजर में वो किसी मतलब नैतिकता अगर बची रहती तो इस्तीफा तो इसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी लेते, इस्तीफा देकर चल देते। शहर में नालियों के नाम पे हर जगह बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन हर जगह नालियों की स्थिति बदहाल है। जहां नालियां हैं वहां स्लैब है तो स्लैब टूटे हुए हैं। और तो और है, इसके साथ साथ एक और मसला है कि टूटे हुए स्लैब, नालियों की बदहाल स्थिति, और उन रास्तों पर जाने के लिए रात्रि में लाइट की जरूरत है। तो जहां भी स्ट्रीट लाइट है सबकी हाल बदहाल से बदतर है। इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों को जोड़ के हमको बताइए कि नालियों की स्थिति, गंदगी की स्थिति और स्ट्रीट लाइट की स्थिति। पूरे नगर परिषद के बारे में हमने जो 3-4 सालों में अनुभव किया है, तो यह गोपालगंज नगर परिषद एक तरह से लूट का एक अड्डा बना हुआ है। और जिस दिन, मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन सरकार किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस नगर परिषद में हुए खर्च, इनके कार्यों की जांच कराएगी, उस दिन ये सारे लोग जेल के भीतर रहेंगे। सारे लोग? बिल्कुल सारे लोग जेल के भीतर। आप कल्पना करिए कि इस नगर परिषद में प्रति महीना 27 से 30 लाख रुपया सफाई पर खर्च होता है।
27 से 30 30 लाख लाख रुपया प्रति महीना खर्च होता है। यानी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए हर वार्ड में। हाँ, खर्च होता है। और मोटा मोटी आपको बताएं कि 250 से 300 सफाई कर्मी और दैनिक मजदूर का प्रति महीना भुगतान भी होता है। ठीक है, आप मैं बहुत दूर आपको ले जाना नहीं चाहता हूँ। आपके इस कैंपस के बाहर मेन रोड पर चलिए, कैलाश होटल के सामने, सुबह आप कभी 9 बजे तक गुजरिए तो रोड पर कचरा कैसे, गंदगी और सुअर जो है सो घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग मैंने बार में हाँ माने कहीं गंदे जगह पर अपना आशियाना बना लिए हैं। तो 27 से 30 लाख रुपया प्रति महीना खर्च करने के बाद भी पूरे शहर में गंदगी का अंबार है। यह प्रमाणित करता है कि सफाई के नाम पर लाखों लाख का लूट खसोट प्रति महीना हो रहा है। और इसकी नैतिक जिम्मेवारी जो इस संस्था के प्रमुख हैं उनकी निश्चित रूप से बनती है। तो आपकी जिम्मेदारी हमसे पूछनी है, क्योंकि आप भी एक सजग नागरिक हैं और नगर परिषद सभापति के आप प्रतिनिधि भी अभ्यर्थी भी रह चुके हैं। आप इस पर आप क्या करना चाहेंगे एक नागरिक के नाते? जिला विसूत्री के सदस्य भी हैं और जिला विसूत्री में इस विषय को मैंने इस बार उठाया है। इस बार के प्रोसीडिंग में मेरे नाम पर वह विषय भी छपा हुआ है कि सफाई के नाम पर जो पैसा खर्च होता है, कम से कम पिछले 6 महीना जो पैसा खर्च हुआ उसकी जांच हो और जो भी इस घोटाले में संलिप्त हुआ उन पर कार्रवाई हो। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस घोटाले का पर्दाफाश भी होगा और इसमें संलिप्त लोगों पर कार्रवाई भी होगी। इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि शहर में अधिकांश जगह पे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि सर आप ये प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं कि शहर का बहुत ऐसा जगह है जो सुअर का अड्डा हो गया है, जैसे महिला कॉलेज के सामने का, होटल कैलाश के बगल का, जैसे चले जाइए हजियापुर मोड़ पर का, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह हैं वो सुअर का अड्डा हो चुका है। इसके प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, नगर परिषद एक स्वायत्त इकाई है। जैसे राज्य में सरकार है, केंद्र में एक सरकार है, उसी तरह नगर पालिका भी अपने आप में एक सरकार है। योजना बनाना, उसको लागू कराना और उसके लिए धन की व्यवस्था कराना, यह तीनों अधिकार इस नगर परिषद को प्राप्त है। तो यदि मैं भी देखता हूं जो आप विषय कह रहे हैं कि सड़कों पर सुअर खुलेआम घूम रहे हैं, तो जो वर्तमान चेयरमैन हैं ये पहले वार्ड पार्षद रहे, 5 साल उपाध्यक्ष रहे, फिर 5 साल वार्ड पार्षद लोगों के माध्यम से चुन के बीच में हाँ सभापति हुए और इस बार जनता ने उनको सभापति चुना है और अब 3 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने वाला है। तो निश्चित रूप से यदि सामाजिक दायित्व के तहत वो काम करते और जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए थोड़ी सी भी लालसा उनकी रहती तो निश्चित रूप से यह सुअर घूमने वाला जो शहर में प्रकरण है इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाते और इस पर रोक लगाने का काम। मतलब ये सुअर जो घूम रहे हैं इस तरह खुभार की तरह बना हुआ है, एक निंदनीय है हमारे और इसके लिए कुछ करना चाहिए था उनको। आज तक क्या किए ये तो चेयरमैन को बताना चाहिए कि आपने आज तक इस संबंध में क्या इनके प्रति आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं? ना बिल्कुल लिख सकते। हम लोग तो एक आवारा कुत्ता जो शहर में घूम रहा है, आप स्टेशन रोड की तरफ से आइए तो लोगों को रात में कुत्ता काट लेता है, तो इसके लिए भी हम लोग आवेदन लिखे हैं, तो अभी तक नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। चलिए ठीक, उम्मीद है कि आप इस पे आगे कदम उठाएंगे। बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग के पास व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं लोग कि आप लोग जरूर अच्छे संदेश पहुंचाएंगे। बड़ी समस्या है जल जमाव की स्थिति, बरसात आने वाली है और हमको तो लगता है आप भी इससे त्रस्त रहते हैं, क्योंकि होटल कैलाश से जब आप चौक की ओर, जादवपुर चौक की ओर जाते हैं तो एक तरह से गंगा नदी पार करके जाना पड़ता है, सही है ना? तो इस जल जमाव की स्थिति और सड़कों पर ये बुरे हाल में जो स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, इसके प्रति आपका क्या राय है और क्या सुझाव है? देखिए, जो जल जमाव की समस्या है उसके निदान के लिए इस सभापति ने और इस नगर परिषद ने पिछले 10 वर्षों या 15 वर्षों में कोई ठोस पहल नहीं किया। शहर का एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि पानी कहाँ कहाँ जमा हो रहा है और कहाँ इसके निकलने का जगह है, और उस हिसाब से बरसात के दिनों में स्थल जांच करके कार्य योजना बननी चाहिए और कार्य योजना बनने के बाद एक बार एक शहर का प्लान बने और सरकार को भेजे। हो सकता है आपका प्लान जो है काफी कॉस्टली हो
10 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, ठीक है। तो सरकार निश्चित रूप से अगर नगर परिषद का गठन किया है, सब सिस्टम बहाल किए हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए पैसा भी देगी। तो यहाँ तो इच्छा शक्ति की ही कमी है कि आप एक गली में गए, 100 फीट नाला बनवा दिए, तो नाला तभी बनता है जब उसमें यह लिखा जाता है उसके प्रस्तावना में कि अमुक नाला अमुक नाले से निकलकर और अमुक जगह तक गिरेगा, तब वह नाला बनता है। और इस नगर परिषद में 80% नाले ऐसे बनते हैं कि जो फलाने के घर से फलाने के घर तक बन गए, ना इधर निकासी है और ना इधर निकासी है। तो कुल मिला के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और जहां तक लाइट की सवाल है, तो एलईडी लाइट के संबंध में हम आपसे कहेंगे, और सोडियम लाइट भी लगा, एलईडी लाइट भी लगा और हाईमस्ट लाइट भी लगा है। एक एलईडी लाइट जो मार्केट में आपको आप खरीदने जाइए तो 3000, 1700, 2000, 1900, 3000 तक अच्छा एलईडी लाइट मिलता है। नगर परिषद ने एक एलईडी लाइट जो है 12,000 में लगाया। क्या बात है, यानी 4-5 गुना ज्यादा। हाँ, ज्यादा मूल्य पर लगाया, घटिया किस्म का लाइट लगाया, अच्छे किसी कंपनी से बात करके उसका वाउचर लगा दिया, और वो एलईडी लाइट लगे और उसके साल भर के बाद सब एलईडी लाइट खराब हो गए। आपके वार्ड में भी और हमारे ही वार्ड में कमोबेश सब पूरे शहर की यही स्थिति है। तो यहाँ एक ही काम रह गया है जो वर्तमान सभापति हैं और उनके लोग हैं कि विकास योजनाओं के नाम पर पैसा खर्चा करिए और उसमें कमीशन कमाइए, धन कमाइए। आपसे नगर परिषद से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने किया जी, उसमें सब में आप सभापति यानी हरेंद्र चौधरी को ही दोषी बनाया, और आपने सब बातों में यही कहा कि ये नगर परिषद का लूट खसूट है। यही ना? हाँ, आप इस आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। आप इस चीज को पता करिए कि आज से 25 साल पहले, मैं भी इस शहर का वासी हूँ, आप भी इस शहर का वासी हैं, जो व्यक्ति 25 साल पहले एक साइकिल से घूमता था आज करोड़ों का मालिक हो गया। क्या बात। तो कौन सा उद्योग धंधा आप लगाए थे जहां से इतना आमदनी हो? मैंने उनसे प्रश्न किया था एक बार। हाँ। कि इतने बड़े पद पे हैं फिर भी आप साइकिल से घूमते हैं। ना, साइकिल से घूमते थे, बाइक से घूमते हैं। हाँ। आपके ये दिखावा है या आपकी सादगी है? तो उन्होंने कहा था हाँ। कि आज तक मेरे नाम पे हाँ। एक गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी भी है तो भाई के ससुराल से मिले, तो फिर कैसे मान लीजिए? आप सरकार जिस दिन जांच कराएगी, इस शहर में उनके नाम से और उनके परिवार के लोगों के नाम से 12 कित्ता जमीन पिछले 10 सालों में खरीदा गया है। अच्छा। और जिस दिन जांच होगी उस दिन आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर बनेगा। बिल्कुल बनेगा। परसों यानी 20 जून 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पड़ोसी जिले सिवान में आए हुए थे। एनडीए से आप भी हैं, एनडीए से मोदी जी भी हैं। वो आए और क्या गिफ्ट दिए ये तो आप बताएंगे, लेकिन एक ट्रेन जो कि गोरखपुर से पटना वंदे भारत ट्रेन जो गुजरने वाली थी, हम लोग के लिए एक तोहफा की तरह था, लेकिन वो तोहफा बड़े हम लोग मुंह बना के रह गए जब हमारे पड़ोसी जिला मोतिहारी और बेतिया वाले नेता, हमको लगता है ज्यादा ताकतवर हैं, जो अपने ओर से इस रूट को मोड़ लिए। तोहफा हम लोग देखते रह गए। आपको क्या अच्छा लगा सर? इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, वंदे भारत ट्रेन बिहार को मिलना था, गोरखपुर से गोपालगंज को मिलना था सर। हमको अपनी बात बचाओ नहीं सर, प्लीज सही बोला जाए। गोपालगंज के वासी बात पूरा कर लेने दिया जाए। नहीं, गोपालगंज के वासी आप चेंज मत। हम उसी विषय पर आ रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। बिहार को मिलना था, गोरखपुर से पटना उसको जाना है। इस रूट से नहीं गया, उस नरकटियागंज, रक्सौल, मुजफ्फरपुर होके, हाजीपुर होके पटना जाएगी। उस ट्रेन को पहले गोपालगंज रूट से चलना था। यही आपका कहना? यही कहना था। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन जब चलेगी और सासा मूसा से फिर उसको थावे आना पड़ेगा, और थावे से फिर उसका इंजन घुमा के तब फिर आपको गोपालगंज आएगा। तो एक लाइन इसके लिए प्रस्तावित है, सासा मूसा से नरकटिया जो हाल्ट है वहां से होकर और गोपालगंज तक एक सीधी लाइन बननी है, जिसका प्रस्ताव हमको लगता है कि 2-2.5 साल पहले रेलवे को गया हुआ है, और वह लाइन बनना अभी बाकी है। और इसी के कारण
मैं आपको इस राजनीति और इससे अलग इस विषय के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उत्तर भारत में सबसे व्यस्तम रूट रेलवे का छपरा से गोरखपुर रेलखंड है, जहां 15 मिनट में एक रेलगाड़ी एक ट्रैक पर दौड़ती है। और रेलवे का भी है कि उस रूट से ट्रेन एक्सप्रेस कुछ ट्रेनों को इस रूट पर डाइवर्ट किया जाए, लेकिन चूंकि छपरा जंक्शन से फिर उस ट्रेन को आपको लाना पड़ेगा, इंजन उसका चेंज करके फिर मसरख और गोपालगंज की तरफ, फिर थावे जंक्शन पर जब आएगी ट्रेन तो फिर वहां से फिर उसका इंजन चेंज करके फिर तुमको ही ले जाना पड़ेगा। तो उस ट्रेन में 45 मिनट और 45 मिनट उसके टाइमिंग में 1.5 घंटा विलम्ब होगा। तो यह लाइन जो सासा मूसा से गोपालगंज, बहुत पहले जब आप देखे होंगे कि जब छोटी लाइन थी और जब उस समय एक लाइन आपको सेमरा और जो चौराव गांव है उसके बीच से एक लाइन गुजरी हुई थी, और वह लाइन जब अमान परिवर्तन हुआ तो अमान परिवर्तन में उस लाइन पे नया लाइन नहीं बना। तो वह लाइन जब तक नहीं बनता है तब तक व्यवहारिक रूप से इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन या कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है टाइमिंग के हिसाब से। चलिए, आप ये सब मिला के आपने कहा, लेकिन एक नेता की तरह ही बोल गए। नेता की तरह नहीं नेता की तरह इसलिए बोल गए कि आपने गोपालगंज को फिर भी दरकिनार नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि आपको ये क्लेम होना चाहिए कि हाँ भाई, क्या सोच के ये प्लान बना था कि गोपालगंज के तहत जाएगा। एक चीज आपको, अब जब आप कहे कि गोपालगंज के बारे में बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ। गोरखपुर गोपालगंज छपरा रेलखंड अंग्रेज के जमाने में बना हुआ था। 2003 में जब देश में एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तो इस रेलखंड के अमान परिवर्तन की उन्होंने आधारशिला रखी और यहीं थावे स्टेशन पे उनकी सभा हुई थी और उस सभा में अमान परिवर्तन के लिए इसकी आधारशिला रखी। अमान परिवर्तन क्या है जरा? अमान परिवर्तन ये है कि छोटी लाइन से उसको बड़ी लाइन कर देना है। चलिए ठीक। इसकी आधारशिला भारत सरकार ने रखी, कुछ पैसा इस काम में मिला। 2004 में वह सरकार चली गई सत्ता से बाहर, यूपीए की सरकार बनी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी जो इस जिले के निवासी हैं, वो देश के रेल मंत्री हुए और लगातार 5 साल वो रेल मंत्री रहे और 2009 से 2014 तक फिर यूपीए की सरकार रही जी, और उस सरकार को भी राजद का समर्थन रहा। 10 साल में यूपीए की सरकार ने इस रेलखंड को इतना पैसा नहीं दिया कि इसका अमान परिवर्तन हो सके। आज आप एनडीए के तहत आए हैं, एनडीए के तहत नहीं आए हैं, एनडीए के तहत आए तो आप रेलवे के बारे में पूछे हैं, तो उनसे भी प्रश्न, आप रेलवे के बारे में पूछे हैं और गोपालगंज के बारे में पूछे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पुनः जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो 2016 में भारत सरकार ने इस रेलखंड को पर्याप्त धन, जितना पैसे की आवश्यकता थी उतना पैसा इस रेलखंड को दिया। तब गोरखपुर से और छपरा तक भाया गोपालगंज अमान परिवर्तन का काम पूरा हुआ। तो इसका आधारशिला किसने रखा? एनडीए की सरकार ने। और यह अमान परिवर्तन पुनः पूरा किसने किया? एनडीए की सरकार ने। तो यह जो वर्तमान बड़ी लाइन है इसका रूट चेंज किया, ये भी एनडीए सरकार ने। रूट चेंज किया तो बिहार में इस रूट से अगर आपका ट्रैक उस लायक नहीं है तो दूसरे रूट में उस ट्रेन को चलाया गया है। तो बिहार, हम लोग सब लोग बिहार के हैं, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। चलिए, बिहार तो बिहार में कहीं भी ट्रेन चले तो ठीक है, लेकिन अपने यहाँ भी ट्रेन चलनी चाहिए। और हम लोग भी सांसद जी से और अपने जनप्रतिनिधियों से काफी मांग किए हैं कि कम से कम पटना, गोपालगंज से पटना के लिए एक ट्रेन ऐसा खुले, जी बिल्कुल, जो सुबह 6 बजे यहाँ से खुले और 10 बजे के पहले पटना पहुंच जाए, ताकि लोग नौकरी। हाँ, एक ट्रेन यहाँ से गोरखपुर के लिए खुले जो सुबह 6 बजे 7 बजे खुले और 10 बजे तक गोरखपुर पहुंचे। एक ट्रेन यहाँ के लिए प्रतिदिन बनारस के लिए खुले, चूंकि अपने यहाँ इलाज के लिए काफी संख्या में लोग बनारस जाते हैं। बिल्कुल। और सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को काफी कष्ट होता है। तो यहाँ के सांसद जी से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा और जनप्रतिनिधियों से कि कम से कम मेहनत पटना, गोरखपुर और बनारस के लिए नियमित ट्रेन समय से गोपालगंज या थावे से खोला जाए, इसके लिए पहल होना चाहिए। ये सबसे
जरूरी चीज है। बेशक। एक प्रश्न जो हम लोग की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि एमए की पढ़ाई के लिए लड़के भोरे में कॉलेजेस हैं, वहाँ एमए की पढ़ाई होती है, और हमारा गोपालगंज जिला है, मुख्यालय है समझिए तो, और यहाँ एमए की पढ़ाई नहीं होती है। क्या आपको ये विडंबना नहीं दिखती है? बिल्कुल विडम्बना दिखती है। इस पर आपकी क्या और प्रतिक्रिया है? चूंकि मैं भी छात्र राजनीति से ही यहाँ तक आया हूँ, इसलिए छात्रों के समस्याओं से बखूबी वाकिफ हूँ। और निश्चित रूप से बहुत पीड़ा होती है कि अपने जिला मुख्यालय में मैंने आज़ादी के 75 साल बाद भी एमए की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। तो यह काफ़ी दुखद चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि इस जिले के शिक्षा मंत्री हैं श्री सुनील कुमार जी, और सौभाग्य से हम लोगों के जिला को शिक्षा विभाग मिला है मंत्रालय में, तो निश्चित रूप से उनको भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हम देखे, उन्हीं के फेसबुक पोस्ट पर देख रहे थे कि डाले हुए थे कि हमारे प्रयास से जो है भोरे में सभी विषयों में एमए की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार के स्तर से या विश्वविद्यालय के स्तर से हुई है। तो काश मंत्री जी का ध्यान भोरे से गोपालगंज के तरफ आता, और गोपालगंज कमला राय कॉलेज में सभी विषयों की एमए की पढ़ाई नहीं है, केवल 2 विषयों की पढ़ाई है। और जिले का एकमात्र महिला कॉलेज जो हम लोगों के शहर का है, महेंद्र महिला कॉलेज, वहाँ आज तक साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। एमए की पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, स्नातक में भी साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, केवल आर्ट्स की पढ़ाई होती है। तो माननीय मंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह होगा, और इस मेरा ही नहीं, कहीं ना कहीं इस शहर के लोगों का आग्रह होगा, शहर के लोगों की तरफ से है कि कृपया कमला राय कॉलेज और महेंद्र महिला कॉलेज में सभी विषयों में एमए तक की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि भोरे के विधायक होने के नाते शिक्षा मंत्री होते हुए सुनील कुमार जी जो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, अब मैं कहूंगा तो थोड़ा सा पार्टी की बात है, गठबंधन धर्म से ऊपर की बात हो जाएगी, लेकिन इंसानियत लेकिन के नाते मैं चूंकि इस शहर का वासी हूँ और छात्र भी रहा हूँ, इसलिए मंत्री जी को भोरे विधानसभा से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, और निश्चित रूप से इस शहर में जो 2 महाविद्यालय हैं उनमें एमए की पढ़ाई की व्यवस्था करानी चाहिए। सर जी, आप पर तो कई तरह के इल्जाम भी लगे रहते हैं। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे हम, आपकी नजर में सेकुलरिज्म की सही परिभाषा क्या है? सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या हो सकती है इस देश में? क्या है ना सेकुलरिज्म? देखिए, अब सेकुलरिज्म की उतना गहन परिभाषा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि सरकार का कोई धर्म नहीं हो, बेशक। मैंने सरकार किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करे, तो उसे ही सेकुलरिज्म कहना चाहिए। मतलब सबको समान अधिकार प्राप्त हाँ हो। हाँ बिल्कुल। पंकज जी, आप हम पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आपसे हो सकता है कि अगर यहाँ से टिकट मिले तो आप चुनाव भी लड़ सकते हो, अगर हम के हिस्से में ये सीट आई तो आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अगर आपको टिकट मिलता है, या आपके नजर में गोपालगंज का विकास किस स्तर से हो, अगर आप एमएलए बनते हैं, चाहे एक एमएलए से आपको कैसी उम्मीदें हैं या कैसा उम्मीद करते हैं कि वो होना चाहिए, और विकास के लिए क्या कहेंगे गोपालगंज? देखिए, फिलहाल हमारी पार्टी एनडीए के गठबंधन में है, अभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है इस बार। अब मेरा लक्ष्य है 2027 में नगर परिषद के सभापति का चुनाव होना है, और उसके लिए पुनः मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ, और उसी का मैं उम्मीदवार हूँ जी। तो एक चीज ये है। दूसरा है कि एक आदर्श, आपके प्रश्न का तात्पर्य यही है कि एक आदर्श विधायक कैसा होना चाहिए। बेशक बेशक। एक आदर्श विधायक ये हो कि क्षेत्र के समस्याओं का ससमय निराकरण करे, जनता से सहूलियत से मिले, उनके सुख दुख में रहे, क्षेत्र के समस्याओं को सदन में उठाए, उनके दवाई, पढ़ाई इत्यादि की सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त कराए, सही ढंग से कराए, और सरकारी योजनाओं का पारदर्शिता पूर्ण ढंग से माने क्रियान्वयन करवावे, और एक अच्छा शासन प्रशासन रहे, इसके लिए पहल करे। यही एक आदर्श विधायक है मेरे समझ से। अगर आप नगर परिषद चुनाव जीतते हैं, मान लीजिए, तो आप किस तरह गोपालगंज को देखना चाहते हैं? देखिए, नगर परिषद का चुनाव यदि हम जीते तो निश्चित रूप से इस शहर को
मैं पहले भी कहा था जब चुनाव लड़ रहा था कि 1 साल के अंदर जल जमाव, कीचड़, टूटे हुए स्लैब, टूटे हुए सड़क और जो जिन वार्ड में अंधेरा है, जहां बिजली पोल पर नहीं है, उन सब की व्यवस्था बेहतर ढंग से व्यवस्थित करके और इन सब चीज़ों को सही ढंग से करना, यह मेरा प्राथमिकता था। और मैं इस शहर के लोगों को आज पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि मैं चेयरमैन बना या मुझे चुनाव जिताया गया रहता तो 1 साल में इस शहर को जल जमाव की समस्या से निजात दिलवा देता। और मैं आपके चैनल के सामने इस बात को कह रहा हूँ कि यदि यह 1 साल में यह काम नहीं होता तो मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और एक सामाजिक व्यक्ति निश्चित रूप से अपने वचन का पक्का होता है। बेशक। और यदि 1 साल में यह काम नहीं होता तो मेरे जैसा आदमी चेयरमैन के पद पर रह के गाली नहीं सुनता, तो स्वतः इस्तीफा देकर चले जाता। चलिए, ऐसा ही मर्यादा सब में रहनी चाहिए कि अगर काम नहीं तो पद नहीं। उम्मीद है कि सब लोगों को आपकी बातें अच्छी लगी होगी। सब लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे जरूरी बात है कि अगर बातें अच्छी लगें तो इसे शेयर भी करें और इन बातों को उठाएं भी मुद्दे के रूप में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।